चलिए हाँ, तो मैं बता रहा था कि संसाधन के आधार पर इतिहास के 3 भाग हैं, प्राग, आद्य और ऐतिहासिक। तो प्राग में क्या है? सिर्फ पुरातत्व है, ठीक है। लेखन नहीं है, लिपि नहीं है। जब लेखन लिपि है ही नहीं तो पठनीय का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसका उदाहरण कौन है? स्टोन एज, पत्थर का युग, पाषाण युग। तो यदि आपसे पूछेगा कि स्टोन एज किसका उदाहरण है, तो किसका है? तो क्लियर हो गया ना। दूसरा है आदि इतिहास, इसमें पुरातत्व भी है, लेखन भी है, लिपि भी है, बोस्टोफ्रोदल लिपि। उस लिपि का नाम है बोस्टोफ्रोदल लिपि, लेकिन पढ़ नहीं सके। लेकिन अभी तक हम लोग, तो इसका उदाहरण कौन सा है? हड़प्पा की सभ्यता। इसीलिए हड़प्पा की सभ्यता पूछता है कि किस युग का द्योतक है, तो आदि इतिहास का, ठीक है। किसका द्योतक है? और तीसरा है हिस्टोरिक, पुरातत्व भी है, लेखन भी है, लिपि भी है, पढ़ भी है। तो वैदिक के बाद का सब अवस्था क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा हिस्टोरिकल। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना कि संसाधन के आधार पर 3 भाग है, प्राग, आद्य और, हो गया क्लियर? जो पीछे नहीं देख पा रहे अपना मोबाइल से देख लेंगे वो, ठीक है कि नहीं, या घर पे जाके देख लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कि पूरा हम विभाजन करते हैं पुरातत्व के आधार पर, लेखन सामग्री के आधार पर, लिपि के आधार पर, पठनीय के आधार पर, और उसी आधार पे हम इसका व्याख्या कर दिए, बात खत्म हो गई है। तो आपसे यदि कभी परीक्षा में पूछे कि पाषाण युग किसका द्योतक है, तो प्री हिस्ट्री का। हड़प्पा सभ्यता किसका द्योतक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वैदिक युग किसका द्योतक है? हिस्टोरिक, ऐतिहासिक का। पूछ दिया मौर्य युग, हिस्टोरिकल। तो समझ में आ गया ना बातें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो इतिहास का काल विभाजन है, इतिहास का जो विभाजन है, वो मेरे द्वारा पूरा कर लिया गया। अभी इतिहास का निर्माण कैसे होता है, आज की कक्षा का विषय है इतिहास का निर्माण। पहले तो इसको जानो। आज बेस बन रहा है, बेस। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका पहले थोड़ा बेस बनाया जाता है, और बेस के बाद फिर धीरे धीरे करके विभिन्न चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो फिर रिवीजन कीजिएगा तो कंट्रोल रहेगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो लगेगा हाँ नहीं पढ़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। लेकिन एक बार रिवीजन, 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो सब क्वेश्चन 90% बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 9 क्वेश्चन ऐसे ही बना दीजिएगा साहब। चलिए आगे चलेंगे। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं इतिहास के स्रोत। तो लिखिएगा इतिहास के स्रोत। अब आइए इतिहास के स्रोत। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिस्टोग्राफी। इसको कहते हैं हम लोग हिस्टोग्राफी, ठीक है। इतिहास के स्रोत को कहते हैं हिस्टोग्राफी। आप लोगों में से कौन कौन से लड़के या लड़कियां ग्रेजुएशन में इतिहास रखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, बस क्लास को ठीक से कर। 7 8 9 10, 2-4 और भी होगा। 11, अच्छा ठीक है, हम समझ गए। 12, बहुत अच्छा। तो कहने का मैंने इसलिए पूछा कि आप इतिहास ग्रेजुएशन में नहीं भी पढ़ेंगे, ये महीना सवा महीना की कक्षा कर लेंगे तो इतिहास में ऐसे ही पास कर जाएंगे, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव तो यूं ही बन जाएगा। नहीं, शायद ऑब्जेक्टिव आता है ना आपके सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्टिव तो यूं ही बन जाएंगे सब के सब, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए।
अब मूल बिंदु में इतिहास का स्रोत हिस्टोग्राफी कहलाता है। मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। मुख्यतः इसके दो स्रोत हैं। एक है आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक, और दूसरा है साहित्यिक। मतलब लिटरेचर स्रोत। अब पुरातत्व के मुख्यतः चार भाग होते हैं। एक है क्या, एपिग्राफी, मतलब अभिलेख। सबसे प्रसिद्ध अभिलेख किसका था? अशोक का अभिलेख, ठीक है कि नहीं? जिसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। आगे पढ़ाएंगे, वो सब मौर्य काल में पढ़ लीजिएगा, अभी सिर्फ चर्चा कर दे रहे हैं। तो एपिग्राफी अभिलेख। दूसरा है निमिस्मेटिक्स। निमिस्मेटिक्स क्वाइन। निमिस्मेटिक्स का संबंध किससे है? क्वाइन मतलब सिक्का। और तीसरा है गुफा। ये भी आर्कियोलॉजी का पार्ट्स है। अशोक ने आजीविकों को गुफा दी थी, पढ़िएगा आगे चलकर। इसके बाद आता स्थापत्य। स्थापत्य या भवन, ये आपका पुरातात्विक स्रोत है। जो सबसे प्रमाणिक, एक लाइन लिख दीजिएगा, जो सबसे प्रमाणिक और विश्वसनीय कौन? आर्कियोलॉजी। यही लाइन लिखिए, सबसे प्रमाणिक और विश्वसनीय है। ठीक है, सबसे प्रमाणिक और विश्वसनीय है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? तो आर्कियोलॉजी के कितने भाग, कौन कौन से? एपिग्राफी। आपसे ये भी पूछता है अभिलेख के भाग, अभिलेख के का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में करते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स में, एपिग्राफी में, आर्किटेक्चर में। क्या मारिएगा? क्वाइंस का न्यूमिस्मेटिक्स में, क्वाइंस का। तो समझ में आ गई? सबसे प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोत है कौन? जो पुराना तत्व है। मान लिया 1000 वर्षों के बाद, ठीक है, यह जगह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जिसका निर्माण हुआ है नष्ट होगा। 1000 सालों के बाद कोई पुरातत्वविद खोजने निकला शहर को, विशेषता कहेगा कि कई रिहायशी इलाके मिले और लोगों को शिक्षा के प्रति इतना प्रेम था कि अपने रिहायशी इलाका में ही महाविद्यालय खोल रखे थे। साक्ष्य के रूप में ब्लैक बोर्ड मिला, कंप्यूटर मिला, कलम मिला, नहीं तुम लोग का कागज मिलेगा। तो और कहेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था अत्यधिक आधुनिक प्रतीत होती है क्योंकि एक कैमरा भी मिला है, ठीक है? और विद्यार्थियों के बैठने की अत्यंत उत्तम व्यवस्था थी क्योंकि एक गद्दा वाला सोफा भी प्राप्त होता है। सब एविडेंस हुआ। ये सब क्या है? एविडेंस हुआ, ठीक है? ऐसा प्रतीत होता है कि कक्षा में दो तरह की व्यवस्था अपनाई गई थी, एक साधारण वर्गों के लड़कों के लिए, एक समृद्ध वर्ग के लड़कों के लिए। समृद्ध वर्ग को ये गद्दा दिया गया और साधारण लड़के को कुर्सियां, प्लास्टिक की कुर्सियां दी गई। इतिहासकार का अपना एंगल है, अपना एंगल है ना, वो इसकी व्याख्या इस रूप में करेगा। कुछ दूसरा इतिहासकार कहेगा कि नहीं, एक गद्दा तो मिला लेकिन उसका उद्देश्य बैठने में नहीं किया जाता था, कैमरा के नीचे मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि कैमरे की सुरक्षा की दृष्टि से
बात समझ गए? यही इतिहास की व्याख्या है। यही इतिहास की क्या है? तो व्याख्या अलग अलग इतिहासकार अलग अलग रूपों में करता है। आशा समझ में आ गई? बैठने की अत्यंत उत्तम व्यवस्था थी, पंखा लगे हुए थे, एसी लगे हुए थे, ठीक है कि चल नहीं रहा था वो हमको भी पता है, इतिहासकार को भी पता रहेगा, क्योंकि तुम लोग बंदर क्वालिटी की लड़कियां थी जिसके कारण वो एसी चल नहीं पाया, ठीक है कि नहीं? यहाँ नहीं एसी है, नीचे था। प्रयोग कर रहे थे कि पहले नीचे से शुरू कर रहे थे, तो 4 ठो एसी लगाए, तो कोई इतना टिप टाप किया कि धीरे धीरे का आया कि लड़का तो इस टाइप का लड़का बैगे में उसको लेके चला गया, रिमोट अपने कंट्रोल में रखता था। हम तो बहुत त्वरित निर्णय लेते हैं। हमको एक दिन गुस्सा आया, हम कहे सब एसी को हटाओ, भगाओ, 2 ठो ऊपर लगाओ, 3 ठो उधर लगाओ, 4 ठो उधर लगाओ, सबको हटाओ, ठीक है? ये सब इस योग्य नहीं है कि एसी में बैठ सके। गुस्सा आ गया। गुस्सा के बाद तो बात समझ ही रहे हो, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे सर एक बार ऐसा गुस्सा लाइए ना कि पूरा एसी फिर से लगा दीजिए। वो नहीं है, सब ताली बजाने से भी कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने महसूस किया कि लड़कों की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि ठंडा से गर्म में जाता था। एसी का मतलब क्या होता है कि आप संपूर्ण संरचना को एसी बना लीजिए। साइकिल भी एसी, अब इसका साइकिल सब क्या है? एसी है। ठीक से घर पहुंच जाता है, वही बहुत है। अब ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, देख लो उसको, इसको तुम ही को कह रहे हैं कि स्कूटी में चाबी छोड़ के चल दी, अब वो एकदम 1 किलोमीटर पर। संस्था के डायरेक्टर से बीमार मेरे भाई से पूछने आ रही है कि सर मेरा स्कूटी गायब हो गया। देखो, मन तो हुआ कि यदि लड़का रहती ना तो इतनी मार मारते। ये बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था मुझे कल कि इतनी आपकी स्कूटी, आप अपनी सामान की रक्षा स्वयं न करेंगे। कहते तो हैं कि इधर आप लगाइए, वहाँ बैठा रहता है 2-2 आदमी। अब कहीं आप किसी के घर के आगे लगा दीजिएगा तो वहाँ नहीं ना देख रेख कर पाएगा कोई। ऐसे भी आपको अपना रक्षा स्वयं करनी है। यहीं पर आप यदि साइकिल में चाबी नहीं लगाएगा, गलतियाँ हो जाती है, कोई लड़का दूसरे का ले जाएगा। अरे सब साइकिल तो हमको एक ही रंग का लगता है, गलतियाँ हो सकती है। हालांकि इस तरह का कोई घटना नहीं मिलती है सुनने को। चप्पल ही रहता है, यदि हम चप्पल सबका खुलवा दे तो फिर हेरा फेरी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि लड़का चुरा के ले आया, तुम्हारा चप्पल चुराने आया है जी, नहीं। लेकिन आप ऐसी गलती करेंगे क्यों? अपना चाबी अपनी सब कुछ एक तरीका से आइएगा विलम्ब से, हुल्ले रे और जल्दी निकलने की भी हड़बड़ी रहेगी। 3 दिन में 1 दिन दर्शन आती है, क्या पढ़ेगी? कह रही थी बड़े भाई साहब को कि सर हम 1 साल से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। हम कहे अरे उसको पढ़ने वाली सब है, ऐसे ही कह दिए हम बड़े भाई साहब को। अरे तुमको भी कह रहे, तुम पढ़ने वाली में से हो, 3 दिन पढ़ती हो, 2 दिन घर पे आराम करती हो। पढ़ने वाला होता है कि 6:30 बजे से आइए, 12 बजे एकदम कमिटमेंट के साथ पढ़िए और परफॉर्म कीजिए। पढ़ने वाला ही नहीं होता है कि 2 दिन आया 3 दिन गायब। सर 3 दिन तो गांव चले गए थे ना, तो गांव चले गए थे क्या है? सरकारी कार्यालय है क्या? पढ़िएगा तो तरक्की कीजिएगा। जो अवसर मिला हुआ है उस अवसर का लाभ उठाइएगा, तो वो तो होता नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो निरर्थक परेशानी देते हैं, अपने भी लेते हैं और दूसरे को भी देते हैं। मूल में आइए, चलिए आगे चलिए। ये सब चीज समझो कि संस्था को तुम शांति देने के लिए आई हो, गौरवान्वित करने के लिए आई हो, टेंशन देने के लिए नहीं ना आई हो। इतने सारे लड़के हजारों पढ़ के जाते हैं, रोज सैकड़ों हजारों पढ़ के जाते हैं, कहाँ कोई टेंशन देता है? इन सब चीजों को समझो। चलिए आगे चलिए। कहाँ थे हम लोग? तुम्हारा साइकिल तुम जानो कि कहाँ रखना है नहीं रखना है, ठीक है कि नहीं? मोटरसाइकिल है, तुम जानिए। संस्था क्या करेगा इसमें? नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, हम तो सीधे कहते हैं कि सर स्कूटी के बिना कैसे है, नहीं आओ, ठीक है कि नहीं? स्कूटी के बिना किसी के घर के आगे लगा करके ताला खोल के रखिएगा तो क्या करेगा? कोई ले नहीं जाएगा। हाँ, जबकि इतनी कड़ी निगरानी रहता है, 2 आदमी रहता है, कमलेश जाता रहता है, नीरज जी हमेशा। नीरज जी उस लड़का को टोके, ठीक है कि नहीं? हम कहें आज से कि यदि कोई लड़का बैठा हुआ कहीं पर मिले तुरंत फोटो खींच लीजिए,
हम लोग क्या करते थे, कहीं पर मजिस्ट्रियल ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दंगा फसाद करने वाला लड़का रहा, पहले उसका फोटो खींच ले, वीडियो बना के रख लिए, जाओ तुमको अब जो करना है तुम कर लो, इसके बाद तो तुमको उठा ही लेंगे हम, ठीक है कि नहीं। सही समय पे टीम आएगी उठा के ले जाएगी, तुमको अभी जो जितना हल्ला मचाना है कर लो, ठीक है कि नहीं। इसके आ जाता था साइज में। तो जैसे ही कोई, अपने भी देख लो, तुम लोग भी चौकस रहो, कोई लड़का बैठा हुआ है पूछ लो क्यों बैठे हुए, आई को फोटो खींच के रख लो। अब वो उसका नीरज जी उसको टोके हुए है उस लड़के को, तो कहा कि सर मेरा एक दोस्त है जो गया है, आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो रहता है, इतना बड़ा जगह है, कोई कहीं बैठा रहेगा, हर जगह हर फ्लैट के आगे कोई बैठा रहेगा, तो मेरा कोई ऐसा नहीं ना कि रैयत है, बैठा रहेगा, खड़ा रहेगा। हम लोग को यही लगेगा कि पड़ोसी का बच्चा है या उसका कोई आया खड़ा है। आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करिए, ठीक है कि नहीं। पहले पढ़ने की मानसिकता बनाइए, पहले रोज आइए, चलिए आगे चलिए। मास्टर के नज़रों में गिरिए मत, मास्टर के नज़र में हमेशा ऊंचा रहिए, इस सबसे गिरावट आती है, ठीक है कि नहीं। 5 को से लेकर पहुंच जाओगी 10 को लेकर के, क्या होगा उससे, कि क्यों आया, क्यों आया, कि जाएंगे मास्टर साहब, इतना तुम बेसलेस समझती हो, इतना हम लोग को बेसलेस समझती हो क्या। मैंने सोचा जाएंगे घुड़की घुड़की देंगे, तुरंत पैसा मिल जाएगा। गर्दा झाड़ने में टाइम, तो मैं क्लास में था, नहीं तो 2 मिनट में समझा देते सब चीज। चलिए आगे चलिए, पढ़ने आई हो पढ़ाई करके जाइए। नहीं, ये 10 आदमी को लेके आने का क्या औचित्य है। एक आदमी तुम काफी थी, हम तो अपने विद्यार्थी को जानते हैं। देखो ये लोग का ढीठ है ही कि वहां बैठी थी, एक बार भी हमको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तक नहीं कही। ये लोग का क्या संस्कार है सो देखो, एक बार भी हमको कहती ना, हमारे नॉलेज में आना चाहिए था ना। हमको नॉलेज में कब आया, जब मैं क्लास लेकर निकला, तब हमारे संज्ञान में बड़े भाई साहब ने डाला। ये नहीं कि सबसे पहले बड़े सर को कह दे कि सर ऐसे ऐसे सर आए थे, सर गलती हो गई सर, सर ऐसे ऐसे मेरा स्कूटी सर चला गया सर, कहीं कोई ले गया है सर, इतना तो संज्ञान में रख दोगी ना। नहीं, तो उस बीमार भाई साहब के ऊपर टेंशन दे रही थी, शर्म भी नहीं है थोड़ा सा भी। अरे हम लोग तो अपने काफी हैं, पाताल में रहेगा उठा के ले आएंगे, क्या समझती हो तुम। जब अपने पे पड़ जाएगी तो पाताल में रहेगा तो ढूंढ निकालेंगे। लेकिन फिर क्या है, पढ़ाई की जगह यही सब काम करते रहो, नहीं इसकी रिसर्च की जगह यही देखते रहो किसका साइकिल कहाँ पे लगा हुआ है। गजब हाल है। आइंदा से ख्याल रखिए, आपके बहाने सबको कह रहा हूं। चलिए ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहाँ थे हम लोग, न्यूमिस्मेटिक्स में थे, क्वाइन में थे, एपिग्राफी अभिलेख में थे, गुफा में थे, स्थापत्य भवन में थे। इतनी बातें आपको ध्यान में करके रखना है। अब आ जाइए साहित्यिक। अब क्या आ जाइए, साहित्यिक। साहित्यिक में क्या है, 2 तरह का स्रोत है। एक स्रोत होता है धार्मिक और दूसरा स्रोत होता है गैर धार्मिक। ध्यान रखना, धार्मिक में क्या आता है, वैदिक साहित्य, गैर वैदिक साहित्य। गैर वैदिक साहित्य क्या है, जो वेद के बाद, वेद काल के बाद लिखा गया है। और दूसरा गैर धार्मिक साहित्य में, दूसरा जो गैर धार्मिक साहित्य वो कौन सा है, जैसे विदेशी विवरणी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, फाहियान का फू हो को, वेनसोंग का सी यू की, ये सब क्या है, धार्मिक साहित्य नहीं है, ये सब इटिनरी है। अंग्रेजी में एक वर्ड पढ़ते होगे फ्रेज में, इटिनरी। क्या होता है इटिनरी, जो यात्रा वृत्तांत होता है, जर्नी ग्लोसरी। यदि आप कहीं जाते हैं और जाने के बाद यात्रा वृत्तांत तैयार करते हैं ना कि सर मैं हवाई जहाज़ से गया, मैं वहाँ पे इस होटल में रहा, मैंने वहाँ का ये किला देखा, मैंने पूरा यात्रा वृत्तांत क्या है, जो 5 दिन आप जिस रूप में समय व्यतीत करते हैं, ठीक है। बचपन के स्कूलों में मास्टर साहब कहीं घुमाने ले जाते थे तो लिखवाते होंगे यात्रा वृत्तांत, ठीक है कि नहीं, कि वही यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है, इटिनरी।
और वही यात्रा वृत्तांत जो फाहियान ने लिखा उसका नाम था फूहो को, और जो ह्वेनसोंग ने लिखा उसका नाम था सुयुकी। ये गैर धार्मिक साहित्य है, यही साहित्यिक है। लेकिन साहित्य के विषय में अभी एक बात मैंने कहा था कि साहित्य कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता है। साहित्य में क्या है, सापेक्षता रहता है। बताए थे ना, किसके विषय में बताए थे, बताओ? बाणभट्ट के विषय में। बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी, किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में। कौन लिखा था? हर्ष चरित्र। और कादम्बरी लिखा था हर्ष के दरबार से जब बाहर आया तब। तो इसको आप ध्यान करके रखिएगा, यही आपका साहित्य है। अब लिखिए। अब सिर्फ बता देने से, समझा देने से तो काम चलता नहीं है, उसको पूरा लिखिए बढ़िया से। पंडित जी लिखिए अच्छा से। साहित्यिक स्रोत के दो भाग हैं। साहित्यिक स्रोत के भी दो भाग हैं। धार्मिक साहित्य और दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। अब इस धार्मिक साहित्य में क्या है, यह धार्मिक साहित्य में दो बातें हैं। एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है गैर ब्राह्मण साहित्य। गैर ब्राह्मण साहित्य में क्या आ जाएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, जैन धर्म का आगम साहित्य। बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक लिखी गई पाली में लिखी गई, जैन धर्म का जो आगम साहित्य लिखा गया वो प्राकृत में लिखा गया, और ब्राह्मण साहित्य संस्कृत में लिखा गया। ब्राह्मण साहित्य में कौन सा साहित्य है, वैदिक साहित्य, जैसे चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसके अलावा ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सब क्या है, ये सब ब्राह्मण साहित्य है, जिसको आप लोग आगे वैदिक काल में भी पढ़िएगा। फिलहाल तो ये लिखिए यहाँ। धार्मिक साहित्य के भी दो भाग हैं। एक है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है गैर ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। अब आइए, अब इसमें धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य जो है, ब्राह्मण साहित्य में कौन सा आया, वैदिक साहित्य लिखेंगे। ब्राह्मण साहित्य के तहत वैदिक साहित्य आता है, सीधे लिख लो ना, ब्राह्मण साहित्य के नीचे में वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य जैसे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। क्या पंडित जी, ये सब तो जानते होंगे। आपका तो ललाट कह रहा है कि आप धर्म के सभी कर्मकांड के विधा को जानते हैं, पूजा कराने से लेकर और विवाह कराने तक हम अब ललाट देखते हैं आपका। ठीक है कि नहीं? आप मेरा ललाट क्या देखिएगा, मैं आपका ललाट देख रहा हूँ। कराना जानते हैं ना, पूजा भी कराना जानते हैं, अब विवाह भी कराना जानते हैं। अरे वाह, अविवाहित हैं आप, अरे वाह, देखो देखो आपके यहाँ कितने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं। एक ऐसे विद्यार्थी आए हैं कि जो स्वयं अविवाहित हैं लेकिन विवाह कराना भी जानते हैं। हम इनके उससे देख लिए, लाट से, क्योंकि हम कहाँ से आए जानती हो ना, 12 ज्योतिर्लिंग, 19 जो क्या कहते हैं शक्तिपीठ। हाँ, हमको जब देखोगे 2-3 दिन के लिए गायब हैं, एकदम सीधे वहीं जाते हैं आराधना। हमसे मत पूछो कि सर कहाँ पे हैं। ठीक है, बताएंगे कैसे, हम गुफा में हैं तो बताएंगे कैसे, लिखो आगे। हाँ, उधर से जब आए ना तो एकदम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हमको नहीं करना, तुरंत सर प्रणाम सर, एकदम ऐसे करके। हाँ, ये नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, ये तो वो भी नहीं की हमको, ये तो ऐसे ट्रीट की जैसे हम सर आपको जानते ही नहीं है। इसको सबसे पहले हमको सूचना देनी चाहिए था कि सर तो एक भारी मिस्टेक हो गया सर, कि हमको तुम कही, हमको पूछो ना, देखो ना कैसे देख रही, जैसे लगता है पहली बार देख रही है।
तुम कही थी, हमको कही थी। अरे तुम्हारा देखते हो, उसके साथ बैठी हुई है, 4 घंटा से उसी के साथ है। कहती है मेरा नहीं था। तुम थी ना उसके साथ। ऐसे ट्रीट करती है जैसे पहचानती ही नहीं है। तो ये सब IAS हो जाएगी तो मैंने मास्टर को तो, आप कौन है मास्टर साहब? हम तो अपने प्रतिभा से पास किए हैं। ये सब तो इस टाइप की लड़की सब है। अच्छा चलो, हमको नहीं पहचानो, IAS बन जाओ तुम, चलो हटाओ, आशीर्वाद दिया IAS बन जाओ। हमको नहीं पहचानना, हमको पहचानने वाले का कमी नहीं है, हम अपने उस रैंक में है। चलो आगे लिखो। देखिए कहाँ थे हम लोग? वैदिक साहित्य। हम लोग थे इस पंडित जी में, इनका ललाट देख रहे थे, ठीक है कि नहीं? वैदिक साहित्य हो गया। ब्राह्मण साहित्य में मतलब समझ में आ गया ना कि तुम लोग का ब्याह हुआ होगा, मार्केट बन गया है इनका। अच्छा, सत्यनारायण भगवान का भी पूजा करा लेते हैं, सब पूजा करा लेते हैं। अच्छा पूजा नहीं कराते, पूजा नहीं कराते, विवाह करा लेते हैं। अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। कहाँ से आते हैं? अच्छा माधेश्वर वाले पंडित जी से आप जुड़े हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, उनके बालक हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए आप तो घर का बच्चा है साहब। हमसे देखो, ये भी हमसे नहीं मिला। देखो इसके पिताजी से ही बरसों का संबंध है। ये भी हमसे प्राप्त मिला नहीं कि सर मैं किसका पुत्र हूँ। तो अभी वैसे ही कहे तब कह रहा है। चलिए देखिए, चलिए ठीक है, हम समझ गए, हम बुझ गए सब बात। आगे लिखिए। हाँ कहाँ थे हम लोग? वैदिक साहित्य में थे। अब लिखो गैर ब्राह्मण साहित्य में। गैर ब्राह्मण साहित्य में, गैर ब्राह्मण साहित्य में, गैर ब्राह्मण साहित्य में बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक। देखो ना, गैर ब्राह्मण साहित्य में बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ, धर्म क्या? धर्म का ग्रंथ होता है ना, तो बौद्ध ग्रंथ डायरेक्ट लिख लीजिए। आपको धर्म लिखने का मन है तो लिख दो बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक। अब ब्रैकेट में लिख दो पाली। पाली, पाली भाषा है, पाली भाषा है। अब पाली क्या है? एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत का साधारणीकृत रूप है। एक धम्म पद जो बौद्ध धर्म का गीता है, उसका एक यमक हम कहना चाहेंगे, और वो यमक है कि नहीं बेरन बेरानी समन्थिदम कुदाचनम अबेरानी च समन्ते एस धमा सनंतनु। इसका मतलब, अरे ताली नहीं बजाना है यहाँ, समझना है इस बात को। ताली, हर चीज में ताली। ऐसा नहीं हो जाए कि अगला जन्म तालियां बजाने वाला में हो जाए। अब सुनो, इसका आज से सुनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको आत्मसात करो कि संसार में बैर बैर से शांत नहीं होता है। इस संसार में बैर, बैर मतलब क्या? दुश्मनी। इस संसार में जो दुश्मनी है वो गैर दुश्मनी भाव से ही संपन्न होगा, तभी मानव धर्म का जीत है, मानव का जीत है। आशा है समझ रहे होगे। मानव का पराजय कहाँ है? जब तुम बैर से बैर को सुलझाना चाहोगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में युद्ध करने के बाद हम लोग बातचीत ही करते हैं। झगड़ा करने के बाद क्या करते हैं? घर में भी वही करते होंगे कि झगड़ा करने के बाद, झगड़ा की हो कभी घर में? तो ऐसे देख रही है जैसे झगड़ा पहली बार सुनी है। चलो अच्छा चीज है, झगड़ा की हो घर पे? नहीं नहीं, हम समझ गए, तब भारी झगड़ालू हो तुम। आगे चलो। तो 2 बातें ध्यान रखिए। पहले हमारी ओर देखो ना, बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मेरी ओर भी देख लिया करो। गजब हाल है, एक से एक बालक सब है। इधर टकटकी लगा देता है, हालांकि देखता नहीं रहता इन लोग को, ये कहीं और सोचता रहता है। ठीक है, सुनो बाबू, हे सुनना, लक्ष्य के लड़की सब है भारी बदमाश, थूड़ देता हूँ, थूड़ देता हूँ।
आगे चलिए। देखे एक दिन राजा बाबू को कह दिया, वो समझ गया कि अब पिटाई खाने का समय आ गया है उसका, इसीलिए संभल के रहो। हाँ, लड़के के लड़की से मुंह हाथ मत लगाओ। जी दीदी, जैसे वो गिरधारी करता है, जी दीदी, जी बहिना। हाँ, समझता है कि थुरा जाएगा, वो तो थुराएगा ही, इसके बाद तो हम थुरेंगे, क्योंकि मेरे घर का बच्चा है वो। क्या जी, समझता है ना? गार्जियन समझता है कि नहीं समझता है? सर आपको हम पूछेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। तो गैर ब्राह्मण साहित्य समझ में आ गया कि गैर ब्राह्मण साहित्य में क्या आया? बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक किस भाषा में? पाली भाषा में। आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में। इसका जैन ग्रंथ आगम साहित्य, देखो जैन ग्रंथ आगम साहित्य, गैर ब्राह्मण में ही, गैर ब्राह्मण में लिखो ना, गैर ब्राह्मण में लिखिए जैन ग्रंथ आगम साहित्य, आगम साहित्य, जैन ग्रंथ आगम साहित्य, प्राकृत। 100 बार सुनेगा, जैन ग्रंथ आगम साहित्य किस भाषा में? प्राकृत। ठीक है, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो जैन ग्रंथ किस में लिखा गया? अब बौद्ध ग्रंथ किस में लिखा गया? पाली में लिखा गया। इसको ध्यान रखेंगे तो ये पार्ट कंप्लीट। अब कौन सा पार्ट है? गैर धार्मिक। तो गैर धार्मिक पे लिख दो, गैर धार्मिक साहित्य के तहत लिखो, गैर धार्मिक साहित्य के तहत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब ब्रैकेट में लिख दो राजनीतिक विषय, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक विषय, ब्रैकेट में लिख दीजिए राजनीतिक विषय। उसमें आर्थिक विषय नहीं है, उसमें राजनीतिक विषय है, कॉमा। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, हाँ मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा। ठीक है, कॉमा। इसका लिखेंगे फाहियान की फूहो को, फाहियान, फाहियान की फूहो को, फाहियान की लिख दें, फाहियान का फू हो को किस भाषा में है? चीनी, जिसको हम लोग कहते हैं मंदारिन। इस भाषा को क्या कहते हैं? और विश्व की सबसे बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन है, चीनी है। विश्व की सबसे बड़ी संख्या में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? मंदारिन, मंदारिन, मंदारिन। इसका लिख देना वेन सॉन्ग की, वेन सॉन्ग की, सी यू की, वेन सॉन्ग की, सी यू की, सी यू की किस भाषा में? मंदारिन। महत्वपूर्ण है, क्या है? महत्वपूर्ण है, नोट में लिखो। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, नोट में लिखो फाहियान, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एवं
व्हेन सॉन्ग, व्हेन सॉन्ग, अभी लिखे हो ना व्हेन सॉन्ग, व्हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। चलिए, तो इतिहास का स्रोत समाप्त हो गया ना। हिस्टोग्राफी, तो हिस्टोग्राफी में क्या पढ़ना है कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है। तो समझ में आ गया इतिहास का निर्माण कैसे होता है। कैसे होता है कि सर इतिहास के निर्माण के दो स्रोत हैं, एक पुरातत्व है और दूसरा साहित्य है। सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय पुरातत्व है। सर पुरातत्व के तहत एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्किटेक्चर्स, ठीक है, इत्यादि, केव्स इत्यादि आते हैं। उल्लेखनीय है कि एपिग्राफी का संबंध अभिलेख से है, न्यूमिस्मेटिक्स का संबंध क्वाइन से है। सर इतिहास के स्रोत का दूसरा भाग साहित्य है, जिसको दो भागों में बांटकर देखा जाता है, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। सर धार्मिक साहित्य के भी दो भाग हैं, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य। सर ब्राह्मण साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग वैदिक साहित्य है, जिसके तहत वेद, चारों वेद आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद आते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। सर गैर ब्राह्मण साहित्य के तहत बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, पाली भाषा और जैन ग्रंथ आगम साहित्य, प्राकृत भाषा आते हैं। सर गैर धार्मिक साहित्य के तहत विदेशी विवरणियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र विदेशी विवरणियों में, मेगास्थनीज की इंडिका यूनानी भाषा में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला फाहियान की फू हो को एवं वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला सी यू की महत्वपूर्ण इटिनरी यात्रा वृत्तांत के रूप में जाना जाता है। सर ऐसे बोलोगे तब ना बड़ा आदमी बनोगे। सर वैसा है ना सर कि इतिहास के सर दो ठो स्रोत है। एक ठो है सर, जानते नहीं हैं आप, पुरातत्व है सर, पुरातत्व। और दूसरा सर तो एगो पीछे से कैसा है, हाँ सर साहित्य है सर। इतना में जिस तरह से बोलोगे तो उसी तरह का ना ग्रेड मिलेगा। अच्छे से बोलोगे तो अच्छे ऑफिसर बनोगे, जिस पर हम हमेशा बल देते हैं कि अच्छे से उठो, अच्छे से बैठो, अच्छे से बोलो, अच्छे से कर्म करो, अच्छे से बिहेवियर सीखो। अभी भी उसको डांटे नहीं है हम, तो वो डांटे हैं जी, अरे इसको डांटे नहीं है, समझाए हैं। अब मेरा बताने का तरीका ही वो है तो क्या करेंगे हम। लेकिन हालांकि मैंने समझाया है कि जीवन के व्यवहार को, अरे जब जहाँ तुम पहले पढ़ रही हो, पहले तो वहाँ के शिक्षक को ना कहोगे, नहीं वहाँ का शिक्षक को पते नहीं, हुले रे कर रही है। ठीक है, वो तो भाग्य अच्छा था कि इसका मिल भी गया, मिल गया ना, हाँ मिल भी गया। कहाँ मिल गया, तो चोरवा जो था वो स्कूटी ले जाके एक तो दुकान के पास सामान खरीद रहा था। संजोग से ये लोग जा रहा था कि जा रही थी, जो भी था जो भी देख लिया, यार यही स्कूटर है, बस इसको छोड़ दिया। इसको नहीं छोड़ा, मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो पकड़ा, मिल गया। संजोग था कि अच्छा मेहनत का पैसा था माता पिता का, तो मिल गया। पानी का पैसा रहता तो नहीं मिलता। आगे लिखो, एक ही रील का है, कहानी खत्म हो गई। क्या तुमको कहे थे ना मुंह बंद रखने के लिए फिर मुंह खोलाई। इसको समझाते हैं कि मुंह नहीं खोलना है, फिर खोल दिया मुंह। अब मुंह खोलता है तो जहर उगलता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो यहां तक क्लियर है ना जी। अब आ जाओ, अभी मैं बता रहा था आपको कि इतिहास के 3 भाग, अभी बोल रहा था, लिखा नहीं था। काल के आधार पे मैंने कहा था कि 3 भाग है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब प्राचीन में क्या क्या पढ़ना है उसको तो लिखोगे ना, तो लिखो। हाँ, प्राचीन भारत के तहत पैराग्राफ चेंज, निम्नलिखित अध्याय का अध्ययन अनिवार्य है। प्राचीन भारत के तहत निम्नलिखित
अध्याय का अध्ययन अनिवार्य है। अनिवार्य है, ठीक है। निम्नलिखित अध्याय का अध्ययन अनिवार्य है। पहला सबसे पहले पाषाण युग लिखिए, पाषाण युग। सबसे पहला है पाषाण युग, पाषाण युग। दूसरा है हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता। तीसरा वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। चौथा छठी सदी ईसा पूर्व में क्रांति का युग, छठी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में क्रांति का युग, क्रांति का युग। सातवां मौर्य काल, पांचवा है मौर्य युग, मौर्य युग, मौर्य युग। चौथा छठी सदी ईसा पूर्व में क्रांति का युग। उसी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध को पढ़ेंगे। अभी चैप्टर लिखा दिए हैं। छठा गुप्त मौर्योत्तर युग, मौर्योत्तर युग, मौर्योत्तर। मौर्योत्तर युग। कौन युग? मौर्योत्तर युग। उसके बाद है गुप्त युग, गुप्त युग, गुप्त युग, ठीक है। और आठवां है हर्ष युग, हर्ष युग। इतने सारे 8 भागों में बटा हुआ ये हमारा क्या है? प्राचीन इतिहास है। मध्यकाल कितने भागों में बटा हुआ है? 3। कौन कौन से? पूर्व, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। फिर लिखो, मध्यकाल के 3 भाग हैं। आज पहले समझ लेना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। मध्यकाल के 3 भाग हैं। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। दूसरा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और 5 वंश, दिल्ली सल्तनत और 5 वंश, दिल्ली सल्तनत और 5 वंश, दिल्ली सल्तनत और 5 वंश। तीसरा, मुगल वंश, मुगल वंश। पहला, दूसरा, तीसरा, ध्यान रखिएगा। अब आइए, आधुनिक भारत को भी निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। आधुनिक भारत को भी निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला, यूरोपियन कंपनी। टिक लगा दीजिए, आपकी परीक्षा में यहां से क्वेश्चन जरूर रहता है। यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन कंपनी। दूसरा, दूसरा ब्रिटिश विजय और सुदृढ़ीकरण, ब्रिटिश विजय और सुदृढ़ीकरण, ब्रिटिश विजय और सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन। ब्रिटिश विजय और सुदृढ़ीकरण, शुद्धिकरण नहीं भावना जी, सुदृढ़ीकरण लिखिए, सुदृढ़ीकरण।
सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ कभी नहीं लिखे बचपन में, सुदृढ़ीकरण। फिर लिखिए ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश सरकार शासन की नीतियां, ब्रिटिश शासन की नीतियां, ब्रिटिश शासन की नीतियां, उसी में सब पढ़ेंगे, एजुकेशन पॉलिसी से लेकर प्रशासनिक नीतियां तक। फिर आइए नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, किसान आदिवासी, नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, किसका प्रतिक्रिया? किसानों और आदिवासियों की। ब्रैकेट में लिख दो किसान और आदिवासियों की, किसान और आदिवासियों की नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। किसका प्रतिक्रिया? किसान और, फिर लिखिएगा 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। फिर लिखेंगे 1885 से 1947 स्वतंत्रता संग्राम, और उस पर टिक लगाइए 5 बार। 1885 से 1947 स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम। और यहां ध्यान रखेंगे एक और, जहां 1857 लिखे वहां पे लिख देंगे सामाजिक धार्मिक प्रतिक्रिया, ऑब्लिक करके लिख दीजिए। 1857 का विद्रोह लिखे है ना, ऑब्लिक कर दीजिए। सामाजिक धार्मिक प्रतिक्रिया, सामाजिक धार्मिक प्रतिक्रिया, सामाजिक धार्मिक प्रतिक्रिया। ये है आपका भारतीय इतिहास का पूरा सिलेबस, और ये हर चैप्टर से परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले हैं उस पर मैंने टिक लगवा दिया है, और वह है स्वतंत्रता संग्राम, जो सबसे लास्ट में है। आप कहेंगे कि सर पहले लास्टे पढ़ा दीजिए सर, लेकिन पढ़ने आए हैं, फाउंडेशन करने आए हैं, मजबूत बनने आए हैं, कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, इसलिए आराम से, ठीक है, धैर्य रखिए, सब चीज़ एक एक करके पूरा कर ही देते हैं, इसको भी पूरा कर डालेंगे। आपका काम है, देखो अब इसको पलंग की आवश्यकता हो गई, इसको गद्दा की आवश्यकता हो गई, इधर से कोई ठल ले रहा है, अब इसको भी चादर उधर की आवश्यकता हो जाएगी, तो इतना जल्दी थको मत। शनिवार और रविवार को कम से कम, आप बीच में एक और दिन 6 बजे, 6:30 बजे से 12 बजे तक बैठने की आदत बना लो, ठीक है कि नहीं? हाँ, और छुट्टी के दिन, जैसे ईद में भी क्लास लेंगे हम, ठीक है, ईद के दिन भी हम क्लास लेंगे। बात समझ में आ गई ना? जब हम होली में लिए हैं तो ईद में भी लेंगे। ईद नहीं मनाना है आपको, तो मनाना भी नहीं है, ऐसे ईद मनाना चाहिए, होली मनाना चाहिए। ईद एकता का, मिलन का त्यौहार है, तो मिल लेना, जिससे मन मिले उससे मिल लेना, कहना ईद मुबारक हो, सेवैया खाओ, ठीक है कि नहीं? हमने कल किसी से पूछा कि ईद मुबारक कर लीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम ईद मुबारक, हम ईद नहीं मनाते हैं, ठीक है। हमको लगा कि अभी इसका मानसिक बुद्धि कम है, किसी से भी आप ईद मिलन कर सकते हैं। अवधेश जी, समझ में आ गई ना? कोई ज़रूरी तो है कि तारिकुर रहमान जो बैठा हुआ है उसी के साथ आप अफरोज के साथ ही बैठ करके ईद मिलन कीजिए, और वो तो खिलाएगा ही से भाई तुम लोग को, बेचारा उस दिन तो आएगा नहीं, वो स्वाभाविक है। और ऑलरेडी यूट्यूब पे कक्षा दे देंगे तो आप उसको देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो जिसका छूटेगा ईद के कारण तो उस दिन देख लेगा। जय हिंद। हाँ, रुको 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 रुको, अब बूस्टर फैक्ट, हाँ अभी बूस्टर फैक्ट बाकी है, अभी लिखा हुआ है, इसमें टाइम बाकी है, पढ़ लो। अरे कमाओगी तो फिर नहीं, इसी तरह ना गरीब आदमी को बांटोगी, तो लिखो बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट सबसे पहले लिखो
अलबरूनी ने तारीखे हिंद लिखा अरबी भाषा में, तारीखे हिंद लिखा, तारीखे हिंद लिखा, तारीखे हिंद लिखा किस भाषा में? अरबी भाषा में। अरबी भाषा में तारीखे हिंद लिखा। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने कुरान का अध्ययन किया। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने कुरान का अध्ययन किया। कुरान नहीं, पुराण। हाँ, प पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट पॉइंट, पुराणों की संख्या 18 है। जोड़वे संस्कृति और इनाम गांव। जोड़वे संस्कृति ये प्राचीन काल संस्कृति है। संस्कृति और इनाम गांव महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। सुन लिया जाए, जोड़वे संस्कृति और इनाम गांव महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। चालकोलिथिक काल का है, आगे पढ़िएगा ही अगले दिन। नेक्स्ट, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा का प्रमाण, शुतुरमुर्ग के अंडा का प्रमाण पूरा पाषाण काल में पटने से मिले। पटना नहीं, पटना से नहीं। विकल्प में पटना भी देगा, पटने भी देगा, तो आपको लगेगा कि पटने को ही जो मिस्टेक कर गया है, पटना होगा। नहीं, पटने भी स्थल है, तो लिख देंगे, टिक लगा देंगे। पटने से मिला, जो महाराष्ट्र में है। ये पटने भी महाराष्ट्र में, पटने भी महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, बिहार में पाषाण युग के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला चेचर वैशाली, और हाँ जी, चेचर वैशाली और चिरांद सारण। चिरांद। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, भाभी जी घर पे हैं, तुम नहीं देखे हो। उसमें एक पात्र है जो कहता है कि आप एकदम चिरांद है। मतलब चिरांद का अर्थ वहाँ पे वो पुराना कहता है। तो चिरांद पूरा पाषाणी का स्थल है, जहाँ से हड्डी के बने हुए औजार मिले थे। तो वहाँ लिख देना, चिरांद सारण है, जहाँ से हड्डी के बने हुए औजार मिले। कोई भी औजार, हाँ, झगड़ा करने वाला औजार। और क्या होता है? औजार से झगड़े किया जाता है कि। नेक्स्ट,
नवपाषाण काल की सांस्कृतिक स्थल कुंतासी है। नवपाषाण की सांस्कृतिक स्थल कुंतासी है। नवपाषाण की सांस्कृतिक स्थल कुंतासी है। कुंतासी है। और आज के अंत में अतरंजी खेरा पुरातात्विक स्थल। अतरंजी खेरा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। बस 5 हो गया, 4 ही हुआ है। अच्छा, तो एक और लिख लो तुम, और कोई नहीं लिखेगा, तुम लिखो। पिकरी हॉल और उतनूर, कोई नहीं लिखेगा, उसको 4 ही हुआ है। पिकरी हॉल और उतनूर। नहीं, तुम लोग नहीं लिखोगे, वो लिखेगी। पिकरी हल और उतनूर नवपाषाण की स्थल है, जो क्रमशः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। जो क्रमशः लिख के कहे थे ना देने के लिए, दिया लिख के, जब चलने लगेंगे तब देगा, पहले ना देगा, उसी अनुसार टाइम ठीक करेंगे ना। क्या लिखे? जो क्रमशः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए। जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। इन्हीं शब्दों के साथ हो गया 5। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आज चूंकि पहला दिन